सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा था, इसलिए टाइम नहीं हो पा रहा था। मैं इसलिए आपसे बोलूँगा कि कोशिश करो कि अभी थोड़ा सा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट होने दो। मतलब कम से कम एक साथ 5-10 वीडियो अपलोड होने दो। इससे क्या हो, तब तक आप क्या कर सकते हैं, अपने जीएस का प्रिपरेशन, अदर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते रहो। मुझे क्या है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है और सबको फॉर्मुलेट करके एक साथ रखने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो देखो अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरी तरफ से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करो। लेकिन आपको भी पता है स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है। मतलब एक बार कवर हो गया तो फिर कंप्लीट, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम तो लग जाता है। स्टार्टिंग जो प्रोबेबिलिटी है ये थोड़े से टाइम टेकिंग है, उसके बाद के जो है वो थोड़े जल्दी होने वाले हैं क्योंकि वो मोस्टली थियोरटिकली रहते हैं, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं रहता। तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोर्स जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम थोड़ा सितंबर तक मैं टोटल कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। ओके, तो आज हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। उस दिन हम क्या किए थे, हमने किया था आई थिंक, हमने वेट अ सेकंड, लास्ट टॉपिक मुझे देखना पड़ा। ओके, स्टोकास्टिक इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल किया था। तो आज हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेशन। आज हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन बहुत बार पहले भी आ चुका है हमारे टॉपिक्स में, और मैंने थोड़ा बहुत ही आपको एक ग्लिम्स दिया होगा कि क्या होता है एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मूवमेंट पहली बार आ रहा है। ओके, मूवमेंट्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? तो अभी ये सारे रैंडम वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना, एक्सपेक्टेशन इज लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये क्या होता है कि एक टाइप का एवरेज मीन वैल्यूज होता है कि अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशंस। तो पहला जो है हमारा एक्सपेक्टेशन। ओ सॉरी, मार्कर यूज कर लिया मैंने। एक्सपेक्टेशन, ओ यहाँ पे स्पेलिंग टी ए आई, इतना आप थोड़ा सा देख लेना स्पेलिंग वगैरह को। तो सिंपली द एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ अ random variable provides the average of mean or mean value that the variable will take when an experiment is repeated numerous time। तो किसी एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसकी उसका जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज आउटकम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कलर थोड़ा ग्रीन ना लेके थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं।
नहीं तो कुछ व्यू नहीं होगा। कौन सा कलर ले यार, चलो इसको लेके। सपोज फॉर अ discrete random variable x with PMF, we know probability mass function p of x, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, e x इज इक्वल टू समीशन ऑफ x इंटू पी एक्स। तो हर एक आउटकम इंटू उसका उस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसका जो समीशन होगा तो आपको एवरेज वैल्यू निकल जाएगी, वही एवरेज वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। ओके, और कंटिन्यूअस के टर्म में हम लोग के पास आ जाएगा पीडीएफ हो जाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू होते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ समेशन हो रहा है, यहाँ बस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स, ओ सॉरी पी ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डी एक्स के रेस्पेक्ट में आपने समीशन कर, ठीक है। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। तो पहला प्रॉपर्टी होता है इसका लिनियरिटी। देखो ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान देना। तो हमारा लिनियरिटी की प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है ई ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ वाई, ये कैपिटल वाई करते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट, ई ऑफ एक्स प्लस बी ई ऑफ वाई, लिनियरिटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि सम अप हो सकते हैं। अब हमारा क्या है, नॉन निगेटिविटी। सपोज हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये निगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है एवरेज तो निगेटिव, अगर सारे पॉजिटिव है तो एवरेज निगेटिव कैसे जाएगा। अब वैसे ही हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन का एक्सपेक्टेशन। तो ई ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है उसका एक्सपेक्टेड, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये आपका डिस्क्रीट के केस के लिए हो जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस के केस में क्या हो जाएगा, सिंपली जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स। तो जो हमारा जो कैपिटल एक्स था उसको रिप्लेस कर देंगे फंक्शन से, और कुछ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, तो सपोज करो, सपोज एक्स रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ रोलिंग a fair dice where 6
साइडेड डाई, ठीक है, 6 साइड वाला डाई को रोल कर रहे हैं। देयर आर अदर डाई ऑल्सो, 4 साइड वाले डाई भी होते हैं, तो इसीलिए 6 साइडेड डाई को रोल करें, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 6। एक्स और ईच डाइस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, ठीक है। ये एक्स हमको पता है, तो एक्स क्या है, ये 1 से लेके 6 तक का, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6, ओके। और इन सबको आप सम अप करोगे तो सिंपली क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 6 विच इज इक्वल टू 3.5। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जब भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो जब सॉल्व करते रहेंगे तो सबसे पहले बीच में यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेना, और वो लाइन रहेगा एक्स आउटकम ऑफ डाई। ये क्यों मैं ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो x की वैल्यू ले रहे हैं वो हम लोग सीधा आउटकम को ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल को अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो डाइज जो होते हैं डाइज, वो क्या है, आप उस डाइज जो है आपका, इसमें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज नहीं छपे हुए हैं, बल्कि क्या हुए हैं, कुछ दूसरे वैल्यूज छपे हुए हैं। जैसे इसकी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 7 से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये 7 से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे जो x की वैल्यूज, उस केस में क्या है, 1 जो है 7, 2 जो है वो 8, 3 जो है वो 9, ऐसा। तो फिर 10 11 12, ओके, 7 8 9 10 11 12। अब ये 1 2 3 4 5 6 नहीं रिप्रेजेंट करके 7 8 9 10 11 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज हो जाएंगे। अब हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगा, अब क्या आएगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको सम करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर लो। 9 plus 10 plus 11 plus 12 divided by 6, which is nothing but 9.5। इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, और फिर 8 plus 12 20 is 20, और ये हो जाएगा 17। तो ये 7, वेट वेट वेट, मैंने कुछ गलत किया क्या, 8 plus 12 20, ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा 17 और 57 डिवाइडेड बाई 6, ओके करेक्ट। तो यही है आपका एक्सपेक्टेशन। इसका एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन तुम ये भी लिख सकते हो कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो एक्सपेक्टेशंस है, ये हमको लॉन्ग रन पे जो एवरेज आने वाले हैं उसके बारे में बताता है। अगर हम लोग बार बार किसी एक्सपेरिमेंट के कर रहे हैं तो उसका एवरेज क्या आएगा उसको हमको बताने के लिए करता है। तो इसका केसेस, यूज केस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक सपोज कर रहे हो एक प्लेयर्स के बारे में ही बात, अभी क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो तुमको पता होगा कि कई जो प्लेयर्स हैं कि उनको कंटिन्यूअसली अगर तुम लेग में बॉल डाल रहे हो, ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअसली हम लोग लेग पे बॉल डाल रहे हैं तो चांसेस क्या है उसके एवरेज रन का, एवरेज रन बनाने के चांसेस क्या है, तो बार बार हमने बॉल डलवाया बॉल डलवाया बॉल डलवाया बॉल डलवाया, तो ठीक है ना। तो उसके बाद जो हमारे पास पहले बार में 7, पहले बार में 1 रन, दूसरे बार में 4, तीसरे बार में 6, तो सारे के क्यूमुलेटिव एवरेज आएंगे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, अगर पर्सन को लेग पे बॉल डाल रहे हैं, मतलब उस बैट्समैन को लेग पे बॉल डाल रहे हैं, तो हमारा वो एवरेज ऑन एन एवरेज 2 रन बनाएगा या फिर 3 रन, जो भी हमारा एवरेज आएगा उसके बेसिस पे हमारा 3 रन आने के चांसेस हैं, ऐसे बोलते हैं।
और इसके बेसिस पे फिर क्या है, डिसीजन लिया जाता है कि हाँ बॉलर को लेग पे ही डालो, या फिर बॉलर को ऑफ साइड डालो, या फिर ऑफ साइड होता है, या फिर जो भी, मुझे क्रिकेट के उतने टर्म्स पता नहीं, लेकिन जो भी है। तो इसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, और ये जो जितने आपके कोचेस बैठे हैं, आपके जो एनालिसिस टीम बैठे हैं, ये ऐसे ही करते हैं। उनके एनालिसिस टीम में स्टेटिस्टिशियंस ये सारे बैठे हुए होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि तुम इसमें जब इसमें डालो, इधर डालो, इधर फिर ये डिसाइड करते हैं कि सपोज ये फील्ड है, ठीक है, तो इधर मारोगे तो कितने चांसेस है आउट होने के, कितने बार में आउट हुए। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी, रैंडम रैंडम प्रोबेबिलिटीज और रैंडम आउटकम्स और रैंडम एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्रिकेट के टर्म्स बोल दिया, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं स्पोर्ट्स में, आपके मेडिकल फील्ड में भी यूज होते हैं, बहुत सारे फील्ड में ये यूज होते हैं। अंडरस्टैंड अबाउट मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के बारे में समझते हैं। MOMENT। तो मूवमेंट कुछ नहीं है, मूवमेंट जो है आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पावर। पहला क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे थे, अब हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पावर। तो व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट्स आर expectation of powers of a random variable। तो बेसिकली मूवमेंट करता क्या है, मूवमेंट क्या करता है कि हमारे पास जो डेटा रहता है, बहुत सारा हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इतना सारा बल्क में डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन जब हमारे पास ये डेटा आता है तो हमको इसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहता, मतलब ये क्या है, कैसे पता चलेगा। तो इस डेटा का जो इनिशियल एनालिसिस करते हैं ना, उसके लिए हमको मूवमेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मूवमेंट क्या क्या चीजें बताता है? तो मूवमेंट आपको बताता है कि सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन जिसको हम लोग मीन भी बोलते हैं। दूसरा ये स्प्रेड, मतलब कि हमारा जो डाटा है वो कितना फैला हुआ है, मतलब कितना डिफरेंसेस हैं, कितने दूर फैले हुए हैं। जब उनका डिस्ट्रीब्यूशंस बनेगा तो कैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशंस, उसको बताता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। तीसरा चीज बताता है एसिमेट्री, जो हमारा जो डेटा है वो कैसा है, मतलब मीन के क्रॉस कैसा है, उसकी सिमेट्री कैसी है, मतलब कि क्या ज्यादा वैल्यूज वाले डाटा ज्यादा है, या फिर कम वैल्यू वाले डाटा ज्यादा है, या फिर कैसा है डाटा। तो उसको एसिमेट्री के थ्रू बताते हैं। और उसके लिए स्क्यूनेस, इसी को हम लोग स्क्यूनेस बोलते हैं। अब चौथा हो जाता है पिक्टनेस। चिंता मत करो, सबको इंडिविजुअली अच्छे से अलग से बता रहा हूँ, इसको अभी ऐसे लिखने के लिए। पिकनेस और टेल हैवीनेस, हैवीनेस, इसी को हम लोग कार्टोसिस बोलते हैं। टेल हैवीनेस, पिकनेस ये बताता है कि कैसे आपका जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं डेटा पे, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यू, जो आखिरी आखिरी के जो आउटलायर्स हो गए, बड़े बड़े वैल्यूज, वो कितना इम्पैक्टफुल है, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे ओवरऑल डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ओवरऑल ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ओके, अब इसका हम लोग मैथमेटिकल लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली द nth moment of a random variable x about point C, about a point C is defined point, wait a second,
about a point C is defined as mu n is equal to E x minus C पावर n. ओके, अब अगर हम लोग देखें, ये हमारा E क्या है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया, ठीक है, x हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, C एक पॉइंट, ठीक है. अगर हम लोग C को अगर हम लोग 0 लेते हैं, सपोज C को 0 लिया हमने, C इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हमारा म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E x, मतलब कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारा है वो हमारा क्या है, फर्स्ट मूवमेंट हो गया, वन मूवमेंट, जहां पर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. तो इसी में हमारा क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स, मतलब कि अभी जैसे कि हमारा जो ये यहाँ पर जो C है, इसको हमने 0 ले लिया है, इसीलिए इसको जो अगर हम लोग C को अगर हम लोग 0 लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मोमेंट. C इज इक्वल टू अगर 0 ले रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं रॉ मोमेंट, इसका नेम है. ओके, C इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन को देख. अब अगर हमारा C इज इक्वल टू म्यू होता है, म्यू मतलब यहाँ पर मीन, ठीक है, तो C इज इक्वल टू म्यू है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मूवमेंट. सेंट्रल मूवमेंट. अब तुम बोलोगे यहाँ पर हम लोगों ने C को 0 के क्रॉस क्यों लिया, मूवमेंट 1 निकालने के लिए, रॉ मूवमेंट निकालने के लिए C इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, ठीक है. तो ये ऐसा इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि ना हमको जब इनिशियल एनालिसिस करनी रहती है, जब तब हमारे पास म्यू भी नहीं रहता, म्यू म्यू अभी कहाँ है हमारे पास, म्यू तो है ही नहीं ना. तो म्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू निकालने के लिए तो इनिशियल वैल्यू को तो 0 लेके देखना पड़ेगा ना. C इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो अब हमारा म्यू आ जाएगा EX. वंस म्यू इज, तो मतलब म्यू क्या है हमारा, म्यू जो है म्यू 1 है, समझ लो इसको, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा नहीं है, मतलब म्यू म्यू हमारा जो क्या है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मूवमेंट हो गया. म्यू 1 इज मीन, ठीक है, और ये मीन आपका क्या है, सेंट्रल वैल्यू को, सेंट्रल लोकेशन को डिफाइन करता है, ठीक है. अब हम लोग टाइप ऑफ मीन जो मैं यहाँ ऊपर लिखा हूँ इसी को वापस से और अच्छे से लिख लेते हैं. सो टाइप्स मीन्स टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यार टाइप्स ऑफ मीन, टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. पहला हमारा रॉ मूवमेंट है, बताया जैसे कि रॉ मूवमेंट. सो रॉ मूवमेंट आर कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू origin. Raw movement are calculated with respect to WRT लिख लिए करो शॉर्टकट में, with respect to the origin. लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो WRT मत लिखा करो, विथ रेस्पेक्ट टू फुल लिख लिया करो, क्योंकि कई बार प्रोफेसर मतलब जो आंसर चेकर रहते हैं उनके माइंड खराब रहती है और नंबर कट कर देंगे. थोड़ा शॉर्टकट यूज करने से बचो आंसर राइटिंग के टाइम. सो म्यू एन हो गया हमारा E ऑफ एक्स एन. हमने क्या किया, C इज इक्वल टू 0 कर दिया और n हमारा n रखा हुआ है, ठीक है. तो अब जैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है. तो जैसे 1 to n तक की जाएगी इसकी वैल्यू 2 3 और ऐसा n तक की. तो अगर 1 है तो यहाँ पर हमारा जो पहला एक्सपेक्टेशन आ गया EX, जो कि हमारा मीन हो गया, ठीक है. तो इनका प्राइमरी यूज क्या होता है रॉ मूवमेंट का, तो रॉ मूवमेंट का प्राइमरी यूज होता है जब हम लोग मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस को हम लोग बनाते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं. अब आप पूछोगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो these आर प्राइमरली,
used for mathematical derivation. एक्चुअली क्या होता है कि जब देखो अगर हमारे पास c की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तब हम लोग पास एडिशनल वैल्यू पड़ा हुआ है और जब हम लोग डेरिवेशन लिखते हैं तो हमको बार बार c को लिखना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, c की वैल्यू को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं ताकि हमारा क्या डेरिवेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे और आंसर तक रीच करना आसान हो जाए। तो ये बस एक तरीका है आंसर तक रीच करने का और कुछ नहीं। डेरिवेशन एंड फॉर डिफाइनिंग MGF विच इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। MGF को मैं आज ही इसी क्लास में पढ़ाऊंगा, तो ये मत है आगे, ठीक है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन नाम से क्लियर हो रहा होगा, वैसा फंक्शन जो मूवमेंट जनरेट करता है। तो ये हो गया हमारा रॉ मूवमेंट। अब हमारा दूसरा टाइप का मूवमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट, तो एज यूजुअल सेंट्रल मूवमेंट आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू म्यू और मीन। Central movement are calculated with respect to mean, और इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, ओके, मीन। और इनका डेनोशन क्या रहेगा आपका, म्यू एन इज इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू का पावर एन। तो हमने सी इज इक्वल टू क्या कर दिया, म्यू कर दिया, म्यू से रिप्लेस कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये सेंट्रल मोमेंट क्रिएट हो गया, सेंट्रल मूवमेंट का फंक्शन बन गया। तो दिस मूवमेंट आर मोर इंफॉर्मेटिव फॉर डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा म्यू के रेस्पेक्ट पे थोड़ा थोड़ा अलग वे पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। मूवमेंट आर मोर इंफॉर्मेटिव। देखो ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये नॉर्मल सा है, इसलिए मैं इसको एकदम ज्यादा और डिटेल नहीं भेजना चाहता, नहीं तो और कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन हो, कोई मतलब नहीं इतना कंफ्यूजन लाने का। फॉर डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, यार जितना भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम लोग वो जो इससे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। सिर्फ बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ, दे आर independent of the location of the distribution, of the location of the distribution। ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सपोज ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जब हम रॉ मूवमेंट क्रिएट करते हैं तो हम लोग ओरिजिन सी इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेंट्रल मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ सी इज इक्वल टू म्यू के ऊपर है, ठीक है। तो अब अगर ये जो ग्राफ है, ये अगर हमारा थोड़ा सा शिफ्ट होता है, सपोज यहाँ पर पहुंच गया, तो भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन होगा वो अब इस म्यू के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सी इज इक्वल टू म्यू डैश के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि पहले यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस जो था, अभी भी वही डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, राइट। तो इससे क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन हो जाता है, मतलब कि लोकेशन अगर शिफ्ट भी हो रहा है तो भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेफिनेशन है वो कांस्टेंट रहता है, ओके। तो ये हमारा लोकेशन डिपेंडेंट नहीं रहता। ये हो गया हमारा दो टाइप का रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट। अब एक तीसरा टाइप का मूवमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट क्या चीज है,
तो दीज आर द मोमेंट स्केल। अब देखो क्या होती है, कई बार हमारे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आता है जहां पर वैल्यूज बहुत बड़े बड़े वैल्यूज रहते हैं, ठीक है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ जो रहते हैं ना, बहुत वेट, ग्राफ जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा ऐसे फैले हुए रहते हैं, बड़े से दूर दूर तक फैले रहते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं और उनको क्या करते हैं, रीडेबल बनाते हैं हमारे करीब। इतना दूर फैला रहेगा तो कैसे पता चलेगा, मतलब आप देखोगे कैसे ग्राफ को, बड़ा बड़ा ग्राफ रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं, हम लोग उसको स्केल्ड करते हैं। उसको स्केल कर दोगे क्या होगा, एक ही वैल्यू, जैसे ये कुछ वैल्यू है, ये सपोज 9 है, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 18, ऐसा। तो ये बहुत बड़े बड़े वैल्यू हो जाते हैं, कहीं पर 1000 ऐसा कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो ग्राफ में डिनोशन बहुत दूर दूर तक फैला रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सपोज वैल्यू ले लेंगे, सिग्मा वैल्यू, तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सबको। तो इससे क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू नॉर्मलाइज छोटे हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे वैल्यूज आ जाएंगे और हमारे रीडेबिलिटी और हमारी आसानी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। और ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, इसको और अच्छे से इसको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास डेटा है, एक डेटा है हमारे पास इनकम की डेटा, ठीक है। एक हमारी डेटा है एज की डेटा, ठीक है। तो इनकम की डेटा जो रहेगी वो कैसे रहेगी, 10,000, ये होगी 20,000, 1 लाख। एज कैसा रहेगा, 21, 22, 23। अब देखो, इसमें आपको देख के लग रहा है अरे यार वैल्यू तो बहुत बड़े बड़े वैल्यू है, और एज की वैल्यू देखो बहुत छोटे छोटे वैल्यूज है। इससे आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्या सीन, क्या चल क्या रहा है, ठीक है। तो इन मतलब हम लोग कंपेयर कैसे करें इनकम और एज को, तो क्या करते हैं हम लोग, इनकम और एज दोनों को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ताकि इनकी वैल्यूज जो रहती है वो यूनिफॉर्म हो जाए। तो कई बार स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ जाए, ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं। तो ये एक तरीका है स्टैंडर्डाइजेशन का। तो इससे क्या हो जाएगा, सपोज हमने 0 और 1 के बीच में इनको वैल्यू लाना है, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, लाइक 1 लाख के आसपास में डिवाइड मार देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0. नहीं 1.0, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा, इसको भी डिवाइड मार देते हैं, 20 से डिवाइड मार देते हैं या फिर 30 से डिवाइड मार देंगे। तो समथिंग कुछ वैल्यूज में आना चालू हो जाएंगे, समथिंग रेजिडेंस। तो अब जब ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में 0 से 1 के बीच में लाई कर है, तो अब हम कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करते हैं। सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर पाए। ये तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसको लिख लो, द दिस आर सेंट्रल मोमेंट स्केल्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें बस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो जो वैल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा था वो हमारा क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, स्केल्ड कर रहे हैं। मतलब स्केल्ड बाई मतलब क्या होता है, स्केलिंग, उसको मतलब श्रिंक कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, ऐसा type का, ठीक है। तो एंड वाई वी आर डूइंग दिस इज टू स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट इज इक्वल टू हमारा जो म्यू एन है डिवाइडेड बाई सिग्मा एन। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। तो व्हाट डू दिस अलाउस कंपेरिजन अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट वेरिएबल, मतलब डिफरेंट वेरिएबल की बात करें तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो आपस में कंपेयर करने के लिए इनका जरूरत रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ स्केल, स्केल और यूनिट। रिगार्डलेस ऑफ स्केल और यूनिट हम लोग क्या कर, मतलब
ऑफकोर्स इसका कुछ स्केल रहेगा, इसका भी सेम स्केल रहेगा, तो आपस में कट जाएंगे, तो कोई ये नहीं, स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड बेसिस ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग टाइप ऑफ मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ वन, लाइक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मैंने तुमको बताया म्यू 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो वैसे ही म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4, ऐसा म्यू 5, म्यू 6 बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट होते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, उसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। तो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट, ओके। तो हमारा जो पहला मूवमेंट है, जो कि है फर्स्ट मूवमेंट, वापस से इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट मूवमेंट विच इज मीन, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू इज इक्वल टू ई वेस्ट, कलर चेंज, म्यू इज इक्वल टू ई एक्स। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मूवमेंट विच इज मीन। So what is mean? The mean is the center of mass or average value. It provides a measure of the central tendency. It provides a measure of central tendency. आई होप नॉइस नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है मुझे। लेट मी ट्राई कुछ करने का। लोग जब भी मैं वीडियो बनाना चालू करता हूँ बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो जाता है। जैसे 2-3 रिकॉर्डिंग करके इशू क्रिएट हो चुका है। कोई बात नहीं, देखते हैं। सो इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज ऑल्सो द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वाई इट इज द बैलेंसिंग, बिकॉज बीच में रहता है ना, तो बैलेंसिंग पॉइंट बोल रहे हैं। इट इज ऑल्सो द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब हमारा जो है सेकेंड मोमेंट की बात कर लेते हैं। मेन तो अपना कॉमन हो चुका है, बार बार यूज कर लिए। अब सेकेंड है हमारा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट, आई होप मैंने फर्स्ट में सेंट्रल मोमेंट नहीं लिखा, ओके फर्स्ट मोमेंट लिखा है ना, तो फर्स्ट मोमेंट है वो, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट रॉ मोमेंट। अब यहाँ पर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस। सो वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, म्यू 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू, सेंट्रल के क्रॉस का पावर 2। ये हमारा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसका इक्विवेलेंस क्या है, ठीक है। इसको हम लोग और ऐसे डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम पूछोगे ये कैसे आ गया, अरे सिंपली कुछ नहीं है यार, हमने एक्सपेक्टेशन से प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं लिया है। तो इसको कैसे लाए हैं ये भी अगर देखना चाहते हो तो अभी कर ही देता हूँ उसको, ठीक है। तो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2x म्यू, ठीक है।
यही हो गया, राइट। अब हमारा जो म्यू है, म्यू जो है मीन है, ठीक है, मीन की क्रॉस बोल रहे हैं, तो म्यू जो है हमारा, हमको पता है म्यू इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। और हमको पता है प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी को एक्सपेक्टेशंस फॉलो करता है, तो ये हमारा ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस म्यू क्या है हमारा, ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स हमारा क्या हो गया, ई एक्स, और म्यू क्या है, वो भी ई एक्स है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 ई एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी को सब्सट्रैक्ट कर लो और आपका आंसर आ गया, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। वही चीज तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशंस लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो और कुछ, ठीक। अब तो फिर वेरिएंस करता क्या है, तो वेरिएंस जो होता है वो क्वांटिफाई करता है, वेरिएंस क्वांटिफाइज द स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन around the mean, around the mean. A larger variance indicate wider spread, मतलब बहुत फैला हुआ बिजनेस है, समझ लो, वाइडर स्प्रेड। तो ये ग्राफ में कैसे दिखता है ये मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा दिख रहा, ठीक है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा मीन है, ये हमारा क्या है, मीन है, म्यू, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा दिख रहा, ठीक है, ये हमारा क्या है, म्यू है, ऐसा क्या हो, ठीक है। अब देखो इसका डेटा क्या है, इतना करीब म्यू के बहुत पास पास दिख रहा है, और इसका देखो बहुत फैला हुआ बिजनेस है, ठीक है, बहुत फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये करीब करीब होगा, राइट, सिग्मा। तो इससे पहले मैंने तुमको वो रूल्स, एक सेकेंड, वो रूल बताया था ना, वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हमने कितना स्प्रेड में फैला हुआ रहता है डेटा, तो मुझे भी एग्जैक्टली, ओके, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं आप लोग को बता रहा था, तो कुछ मैंने एक रूल बताया था तुमको, 68, 95, 99.7% रूल, तो उसमें तुमको डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, तो वही है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है, तो मतलब इसमें क्या होगा, इसका वेरिएंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका वेरिएंस जो होगा कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि ये पास पास रहेंगे ना डेटा, मीन के पास रहेंगे ऐसा। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। कई बार क्या होता है कि ग्राफ के बेसिस पे ही क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जनरली मैंने अभी तक जितना देखा यूपीएससी में ग्राफ के बेसिस पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो इस टॉपिक से ही बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मैंने मोस्टली जो टॉप, मतलब मार्जिनल कंडीशनल जो पता है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, हर साल ही आते हैं वहाँ से क्वेश्चन। अब हमारा जो थर्ड रहेगा, ये हो गया हमारा सेकेंड मूवमेंट कर लिया। अब हमारा है थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, जो कि हमारा क्या है, स्क्यूनेस को बताता है कि हमारा डेटा क्या है, कैसा, मतलब ये तो हमारा फैलाव को बता दे रहा है, डेटा कैसा कितना फैला हुआ है, लेकिन स्क्यूनेस क्या बताता है कि डेटा किस साइड फैला है, किस तरफ फैला हुआ है, पॉजिटिव की तरफ फैला हुआ है, मीन्स वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर निगेटिव वैल्यूज है, या फिर कैसा, मीन के किधर डेटा ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्यूनेस बताता है।
तो इसको और तुम ऐसे समझ लो, स्क्यूनेस जो होता है ना हमारा, स्क्यूनेस जो होता है वो मेजर एसिमेट्री, मतलब कितना एसिमेट्री है आपका मीन के क्रॉस, ठीक है, डेटा का मीन के क्रॉस कितना एसिमेट्री है, उसको हमारा क्या स्क्यूनेस बताता है। अब स्क्यूनेस का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या रहेगा आपका, स्क्यूनेस का मैथमेटिकल रहेगा आपका μ3 डिवाइडेड बाय सिग्मा, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड, आपका स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट है स्क्यूनेस, ठीक है, ऑफ ऑर्डर क्या है 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, म्यू को ऐसा x माइनस म्यू का पावर 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा का पावर 3। इसी को कई लोग ऐसे और सिंप्लीफाई करके लिखने का मन किया तो उसको ऐसा लिख दिए, म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल 3, ठीक है। लिखने के तरीके बहुत सारे, तो ये आपका मैथमेटिकल है आपका स्क्यूनेस निकालने के लिए। सिग्मा आप पहले निकाल सकते हो ऊपर से, ठीक है, और म्यू वगैरह तो अपनी रॉ मोमेंट से निकाल लिया, सिग्मा भी निकाल लिया, उसके बेसिस पे आप स्क्यूनेस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट मोमेंट सेकेंड मोमेंट का यूज करके आप क्या है थर्ड मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट का यूज करके आपने सेकेंड मोमेंट निकाल लिया, सेकेंड मोमेंट का यूज करके आपने थर्ड मोमेंट निकाल दिया, तो थर्ड मोमेंट क्या हो गया आपका स्क्यूनेस होगा। तो ये जो है हमारा, अब चलो देखता हूँ, अब ये जो स्क्यूनेस जो होता है, स्क्यूनेस जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यू। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यू। स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, इसमें लॉन्गर टेल ऑन दी राइट, ऑन दी राइट। और दिखता कैसे, ग्राफ बना देता हूं मैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा और क्या हो जाएगा, ऐसा लॉन्गर टेल इन दी राइट, राइट के साइड फैला हुआ, ठीक है। अब हमारा जो मीन है, मीन है वो कहाँ पर रहेगा, इधर रहेगा, लार्जर वैल्यू की तरफ जाएगा ना मीन। अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू बहुत सारे पड़े हैं तो हमारा मीन इधर जाएगा। और मोड कहाँ पर रहेगा हमारा, मोड हमारा इधर है, यहाँ पर, ठीक है। तो मीन जो है हमारा राइट साइड ऑफ द मोड, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव स्क्यू। और इसको हम लोग और बोलते हैं राइट टेल्ड, और राइट टेल्ड बोलते हैं, लॉन्गर टेल्ड ऑन द राइट, तो राइट टेल्ड बोलते हैं कई बार, कई जगह ये राइट टेल्ड लिखा रहता है, राइट टेल्ड स्क्यू करके लिखा होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्यू और राइट टेल्ड स्क्यू सेम चीज है। और ये तो समझ आ गया होगा ना, क्योंकि यहाँ पर मीन क्यों ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इधर मीन हायर वैल्यूज हैं, बड़े बड़े वैल्यूज जो होते हैं, जैसे कि बड़े वैल्यूज हो गए 2000 20,000 50,000, ऐसे वैल्यू बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे मीन को क्या कर रहे हैं, हमारे मोड से अभी राइट की तरफ ज्यादा अभी कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा हो गया निगेटिव, निगेटिव स्क्यू और लॉन्गर टेल ऑन दी लेफ्ट, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना छोटे वैल्यूज भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब देखोगे तो हमारे पास छोटे वैल्यूज भी बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो ठीक है। तो छोटे वैल्यूज अगर भरे पड़े हैं तो हमारा जो मीन है, ठीक है, मीन है वो अब किस तरफ जाएगा, अगर छोटे वैल्यू बहुत ज्यादा भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारा मीन है वो हमारा इस तरफ जाएगा, यहाँ पर आ गया सपोज, ठीक है, इतना दूर नहीं आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पर हमारा मीन आ जाएगा। और जो हमारा मोड है वो तो यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी मीन किधर है, मोड के लेफ्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग क्या है, निगेटिव स्क्यू और लेफ्ट टेल स्क्यू और लॉन्गर टेल ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव स्क्यू। अब हमारा एक लास्ट स्क्यू होता है जो होता है जीरो स्क्यू, मतलब कि डेटा जो है हमारा
सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेल कर्व बना रहा है, हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिला हुआ। ठीक है, तो वहां पर जो हमारा ग्राफ रहेगा वो रहेगा ऐसा, कहीं ज्यादा बढ़ा नहीं, कहीं ज्यादा कम नहीं। तो हमारा जो मीन हो गया वो भी यहाँ पर है, और जो हमारा मोड है वो यहाँ पर है। तो मीन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, तो मीन और मोड का पोजीशन सेम हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, जीरो स्क्यू। मतलब बिल्कुल भी स्क्यू नहीं है, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, स्क्यू उसी के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड मूवमेंट, हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हमारा फोर्थ मूवमेंट की बात करते हैं। फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस, तो देखो हमारा जो फर्स्ट मूवमेंट है जो कि है हमारा मीन, वो हमारे सेंटर वैल्यू को डिफाइन करे। हमारा वैल्यू कहाँ पर मोस्टली, हमारा वैल्यूज का सेंटर पॉइंट कौन सा है, वो हमारा बीच का बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट। सेकेंड मोमेंट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के कितना फैला हुआ है हमारा डेटा, वो हमारा सेकेंड मोमेंट बता रहा है। अब थर्ड मोमेंट हमको बता रहा है कि किस तरफ ज्यादा डेटा फैला है, वेयर द डेटा इज मोस्टली सिचुएटेड, किधर फैला हुआ है। तो वो हमारा हो गया थर्ड मोमेंट। अब हमारा जो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट जो है, जो कि कर्टोसिस है, वो हमको क्या बताता है कि जो डेटा जो फैला हुआ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे डेटा पे, मतलब हमारे ओवरऑल डेटा पे वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्टोसिस निकालते हैं। ठीक है, तो कर्टोसिस का मैथमेटिकल होता है कर्टोसिस, इट इज फोर्थ स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 4। और इसको हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस म्यू सिग्मा का पावर ओके, ये रहा। ओके, तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग कर्टोसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको क्या है, कर्टोसिस जो होता है, जो अभी बताया मैं, कर्टोसिस मेजर्स दी हैवीनेस हैवीनेस ऑफ दी टेल और दी पिक्डनेस। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, हम कर्टोसिस हमको हैवीनेस बता रहा है। देखो अब जैसे जैसे हम लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा जो पावर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब इनका कर्टोसिस का जब ग्राफ बनता है, तब देखना कि जो फोर्थ पावर ऑफ 4 जो है क्या करता है, हमारे जो बड़े वैल्यूज है, एक्स एक्स सपोज हमारा है 5000। ठीक है, म्यू हमारा कितना है, सपोज 300। तो अब एक्स माइनस म्यू होगा, और उसका जब पावर ऑफ 4 बनेगा, तो हमारा जो नेट वैल्यू है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और उस नेट इंक्रीज को हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी संभाल नहीं पाएगा उस टाइम पे। तो हमारा जो ग्राफ है उसमें हमको पीक अचीव होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी के लिए उसी पिकनेस के थ्रू हम लोग कर्टोसिस को पता करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो कर्टोसिस होता है वो भी हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है हाई कर्टोसिस। कर्टोसिस जहां पर हमारा जो कर्टोसिस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेवी टेल। हेवी टेल और शार्प टेल। ठीक है, शार्प टेल। और ये जो है ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड जाएगा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड। ये मतलब टेल का हैवीनेस बता रहा है ना, इसमें कहीं भी ये नहीं है कि वो निगेटिव टेल का अलग वैल्यू बता रहा है कि पॉजिटिव टेल का अलग, ऐसा नहीं है, टेल का वैल्यू बता रहा है। तो हैवी टेल, शार्प टेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्टो कर्टोस प्यूरटिक। इसके स्पेलिंग से लिख देता हूँ, लेप्टो प्यूरटिक।
LEPTOQRTIC, लेप्टोक्यूरेटिक। अब इसको क्या प्रोनाउंस करते हो देख लेना। उसके बाद होता है हमारा लोकर्टोसिस, जहां पर हमारा जो कर्टोसिस की वैल्यू होती है <3 रहती है। इसमें हमारा जो टेल रहता है लाइट टेल, और हमारा फ्लैट पीक बनाता है, फ्लैट पीक बनाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिक्यूरिटिक। हमारा जो थर्ड टाइप होता है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर वैल्यूज हो जाएगी 3 रहेगी। इसको कई जगह हम लोग बोलते हैं मीसो क्यूरेटिक। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ग्राफ में ये हमारा कैसे दिखेगा, तो ये हमारा सपोज हमारा ग्राफ, तो जो हमारा नॉर्मल है, सपोज पहले हमने नॉर्मल, नॉर्मल का जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 3। ये कर्टोसिस का ग्राफ है ना, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ उससे कंफ्यूज मत करना। अब हमारा k इज इक्वल टू, ये 3 हो गया, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें जो हमारा टेल का जो है इम्पैक्ट वो कितना पड़ रहा है वो हमको दिखाता रहता है। ठीक है, अब हमारा के ग्रेटर देन 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, के ग्रेटर देन 3 का ग्राफ बनेगा ऐसे। ये रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, के ग्रेटर देन 3। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पीक वैल्यू, देखो बहुत ज्यादा पीक वैल्यू हम लोग अचीव कर रहे हैं, तो के ग्रेटर देन हमारा 3 हो। अब हमारा जो थर्ड ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा के लेस देन 3 ऐसे। तो ये हमारा क्या है, फ्लैट पीक जनरेट कर रहा है, तो के लेस देन 3। तो ये जो ग्राफ है ये कर्टोसिस के ग्राफ है। ठीक है, तो इस केस में क्या बना रहा है, ये हमारा नॉर्मल ग्राफ बना रहा है। ठीक है, तो उतना नॉर्मल इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब के इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टेल जो है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेल है वो भारी इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे ऊपर, तो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन पे भारी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। के इज इक्वल, के ग्रेटर देन 3, के लेस देन 3, मतलब कि वो जो टेल में जो वैल्यूज तो है लेकिन वो उतना इम्पैक्ट भी नहीं डाल रहे, नॉर्मली, मतलब उतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। और के इज इक्वल टू 3, मतलब कि नॉर्मल है, कोई उतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, नॉर्मल पर। और के लेस देन 3, या फिर ये बोल सकते हो इस के लेस देन 3 है तो यार उतना इम्पैक्ट नहीं, कम इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसा भी समझ। एक्सट्रीम एक्सट्रीम वर्ड यूज करने से बच रहा हूँ, तो इसको तुम समझ जाओ वैसा। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 3 वैल्यू मैं क्यों ले रहा हूँ, अच्छा ये 3 आया कहाँ से। ठीक है, तो ये 3 जो है ना, ये कैलकुलेशन के थ्रू आया है। अगर आप चाहते हो तो कैलकुलेशन भी मैं करके देता हूँ यहाँ पर। सो वाई कर्टोसिस, कर्टोसिस फॉर नॉर्मल S3, मतलब नॉर्मल का कर्टोसिस हम लोग 3 क्यों ले रहे हैं। और देखो के जो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हम लोग हाई कर्टोसिस या लो कर्टोसिस बता रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, राइट। तो लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है, के इज इक्वल टू हमने 3 की वैल्यू क्यों ली है, क्या रीजन क्या था उसका। तो इसका डेरिवेशन देख लो। वी नो दैट जो हमारा फोर्थ मूवमेंट है, द फोर्थ मूवमेंट is defined as mu4 is equal to E x minus mu, बहुत जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गलत ना लिख लूं, x माइनस म्यू का पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा का पावर 4, यही तो है हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है,
अब चलो हम लोग डेरिवेशन पर्पस के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो म्यू का वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो हमारा जो सिमेट्रिक डेटा है आधा नेगेटिव है आधा पॉजिटिव है, और वैसा होते होते हमारा म्यू की वैल्यू जो है, हमारा म्यू की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा 1 है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो म्यू 4 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, ठीक है, मतलब कि फोर्थ एक्सपेक्टेशन आ गए, ठीक है। अब अगर हम लोग, अगर आपको पता होगा तो हमको पीडीएफ ऑफ नॉर्मल, ये जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ये तो पहले तुम देख सकते हो, उस समय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, उस समय आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। अब हमको पता है हमने म्यू की वैल्यू क्या ली है 0 और सिग्मा की वैल्यू क्या ली है 1, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यही तो तरीका है सिंप्लीफाई करने का, इसीलिए तो हम लोग एजम्पशंस बेस पे वर्क करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इतना सिंप्लीफाइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास कर्टोसिस निकालना है, फोर्थ मतलब कर्टोसिस निकालना है एक्सपेक्टेशंस ऑफ 4। तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ 4 को और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ 4 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 एफ ऑफ एक्स डीएक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, पीडीएफ है, ठीक है। ऐसी तो एक्सपेक्टेशंस निकालते हैं, राइट। तो इसी को फंक्शंस की वैल्यू को पुट कर दो, एक्स की पावर 4 और एफ ऑफ एक्स की जगह इस फंक्शंस की वैल्यू को पुट करो और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, डीएक्स के रिस्पेक्ट पे सॉल्व कर दो। तो ये जो है ना, एक्स की पावर 4 ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू जो होती है, मतलब कि ऐसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स की पावर 4 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 3√2 पाई। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन में पार्ट लगा लेना और उसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, 1/√2 पाई, ये यहाँ तक है ना, √2 पाई और इंटू 3√2 पाई, ये दोनों कट जाएंगे और हमारा जो म्यू 4 की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या निकल के आ जाएगी 3। तो इस यहाँ से हमारा क्या हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यू 4 3 आया, और इसी को हम लोग बेसलाइन मान के हाई कर्टोसिस या फिर लो कर्टोसिस डिफाइन करते हैं। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो इसके बेसिस पे अब हम लोग, अब इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने पहले यूज किया था एमजीएफ। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एमजीएफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो आपका कल ही आ जाएगा, तो चिंता मत करो, मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद कल आपको एमजीएफ का वीडियो भी मिल जाएगा। तो मैं एक्चुअली क्या डिसाइड कर रहा हूँ आपको ये बता रहा हूँ कि देखो दिक्कत क्या हो रही है कि मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तो हर बार नॉइस बहुत ज़्यादा आ जा रही है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ अब कि हमारे पास रहता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक वीडियो मैं वेडनेसडे को ड्रॉप कर दूँ, ठीक है, और एक वीडियो सैटरडे और एक वीडियो संडे को मैं ड्रॉप करूंगा। तो इन अ वीक आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो
क्या हो जाएगा, आपको वेडनेसडे का वीडियो रहेगा थोड़ा सा लेंथी वीडियो, सैटरडे का वीडियो थोड़ा सा लेंथी वीडियो, और संडे का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो टाइप का मिल जाएगा। तो इन अ वीक आपको 3 वीडियोस मिलेंगे। कोशिश करूंगा मैं 3 आवर्स का कंटेंट कुछ वेडनेसडे और सैटरडे को ड्रॉप कर दूं, 3 आवर्स का, और संडे को 1 आवर्स का कंटेंट ड्रॉप करूंगा, तो तीन टोटल इन अ वीक आपका 7 आवर्स का कंटेंट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा समझता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, हर दिन रिकॉर्ड कर रहा था और हर दिन इशू आ रहा है, कभी कुछ नॉइस, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी बुलेट वाले अपना फुल स्पीड में साइलेंसर चला रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है मुझे थोड़ी सी। तो एमजीएफ का वीडियो मैं कल ड्रॉप कर दूंगा, कल मतलब आज रिकॉर्ड करके कल ड्रॉप कर दूंगा इसका, तो ठीक है, एमजीएफ का करते हैं। एमजीएफ हो गया, और इसके अलावा एक और टॉपिक है, और जो कि है हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। इसको भी मैं कल ही ड्रॉप कर दूंगा। ओके, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस का भी मैं कल ही ड्रॉप कर दूंगा। तो इसी के साथ आई थिंक इस वीडियो को एंड करते हैं। तो और आखिरी में थोड़ा सॉरी बोल देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा डिले आ रहा है, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन देखते हैं, मैं अभी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। तो ये प्लानिंग बनता है, एक वीडियो वेडनेसडे को, एक वीडियो सैटरडे को, एक वीडियो संडे को। तो इन अ वीक आपको 3 वीक मीन्स 3 वीडियो आ जाएंगे, 3 आवर्स 3 आवर्स और 1 आवर की वीडियोस, ठीक है। तो इसके साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।